इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एश और लिंडा नाम के दो कपल को दिखाते हुए जो कार में बैठकर जंगल की तरफ घूमने जा रहे थे। उन दोनों को सिर्फ इतना पता था कि अब उन्हें एक साथ ही रहना है और छुट्टियां गुजारनी है। पर अब जंगल वाले रास्ते में काफी ज्यादा अंदर आने के बाद बहुत ज्यादा रात हो जाती है, इसीलिए अब एश और लिंडा को वहां रुकने का इंतजाम करना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद ही उन्हें एक अबैंडन घर मिलता है, इसीलिए वो दोनों किसी से बिना पूछे उसके अंदर चले गए थे अपनी एक रात गुजारने के लिए। लेकिन एश और लिंडा दोनों को ही नहीं पता था कि यहाँ से उन दोनों की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब हमें यहाँ दिखाया गया कि एश ने लिंडा को एक मैग्नीफाइंग वाला नेकलेस दिया है जो उसके सच्चे प्यार की निशानी थी। लिंडा भी एश के साथ काफी मजे कर रही होती है और अच्छा टाइम स्पेंड करती है। अब एश जब कमरे के अंदर गया तब उसे वहाँ एक अजीब तरीके की किताब और एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। उस टेप रिकॉर्डर और बुक के साथ एक छोटा सा लेटर भी मौजूद था जिसे लिखा होता है प्रोफेसर रेमंड नाम के एक आदमी ने। प्रोफेसर रेमंड ने लिखा था कि मैंने इस किताब और टेप रिकॉर्डर को केंडार की गुफाओं में से लिया है और ये बुक कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि इसके अंदर ऐसे ऐसे खतरनाक मंत्र लिखे गए थे जिससे कि आत्माओं को हमारी दुनिया में बुलाया जा सकता था। इस किताब की पूरी बॉडी को इंसानी चमड़ी से बनाया गया होता है और इसके अंदर लिखे गए हर एक शब्द इंसानों की खून से लिखे गए थे। रेमंड ने तो इन सारी किताबों का उच्चारण करके उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था, पर वो एंड में कह रहे थे कि जिसे भी ये किताब मिले वो प्लीज टेप रिकॉर्डर को प्ले मत करना। बट शायद एश ने ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी ही नहीं। उसने बिना कुछ सोचे समझे टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया जिससे कि एक अजीब तरीके की धुन और मंत्र बाहर निकलने लग जाते हैं। और अब जंगल के बीचों बीच में से हमें एक डरावनी आत्मा दिखाई जा रही थी जो लगातार ट्रेवल करते हुए घर की तरफ आ जाती है। उसने तो शीशा तोड़कर लिंडा के ऊपर हमला कर दिया था। लिंडा की चिल्लाने की आवाज सुनकर ऐश तुरंत उसके कमरे में भागा चला आता है, लेकिन लिंडा तो वहाँ थी ही नहीं। ऐश तो अब लिंडा को ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते पर चला गया था। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे लिंडा मिल भी जाती है, लेकिन अब उस बुलाई गई बुरी आत्मा ने लिंडा के ऊपर पॉसेस कर लिया था। लिंडा तो पूरी तरीके से एक शैतान में कन्वर्ट हो रही थी और अब देखते ही देखते लिंडा के अंदर मौजूद उस खतरनाक आत्मा ने ऐश के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। ऐश के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता अपनी प्रोटेक्शन करने का। उसने तो एक नुकीला वेपन उठाया और लिंडा का सर ही काट दिया, जिससे कि वो ईविल भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाती है। ऐश को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि लिंडा जो उसके लाइफ में अकेली मेंबर थी वो भी अब बुरी तरीके से मर चुकी है। ऐश ने लिंडा के डेड बॉडी को वहां पर रख दिया था। ऐश को लग रहा था कि लिंडा की डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफनाने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पर तभी अचानक जंगल के अंदर मौजूद उस घर के अंदर से एक और आत्मा बाहर निकलती है और ऐश के ऊपर तुरंत ही हमला करते हुए उसे उड़ाकर कहीं और लेकर जाने लगती है। ऐश को तो कुछ भी नहीं समझ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है और अब उस डेविल आत्मा ने ऐश को पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। ऐश जब अपना सर ऊपर करता है तब उस आत्मा ने उसे पॉसेस कर लिया होता है, यानी कि ऐश भी अब बुरी तरीके से मारा जाएगा। लेकिन अगले ही मोमेंट में सूरज निकल जाता है और दिन के समय ये बुरी आत्माएं काफी ज्यादा कमजोर हो जाती थी, इसीलिए ऐश के अंदर मौजूद वो शैतानी आत्मा थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाती है। ऐश तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए वहां बेहोश हो गया। बट जब उसे होश आया तब ऐश ने अपनी तुरंत ही कार निकाली और इस जंगल से दूर जाने लगा। देखकर ऐसा लग रहा था कि जंगल के अंदर मौजूद वो घर ऐश को अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन ऐश अब एक भी सेकंड जंगल में नहीं बिताना चाहता था। वो जैसे ही दो पहाड़ियों को क्रॉस करने के लिए बने हुए ब्रिज के पास आया तब उसने देखा कि किसी ने ब्रिज को पूरी तरीके से तोड़ दिया है, यानी कि अब ऐश के पास दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। देखते ही देखते यहाँ पर शाम होने आ गई थी और अब वो शैतानी आत्मा फिर से ऐश के पास आकर उसे प्रोसेस करने की कोशिश करने लगती है। ऐश तो लगातार अब गाड़ी पकड़ता है और लगातार जंगल के अंदर आने लगता है। एक समय पर तो उसकी कार पेड़ से भी ठुक गई थी, इसीलिए अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण ऐश गाड़ी से उतरता है और लगातार घर के अंदर भागने लगता है। पर वो बुरी आत्मा तो वहाँ भी ऐश का पीछा ही नहीं छोड़ती। वो अपने सामने आने वाली सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। बट ऐश अब घर के एक सीक्रेट जगह पर जाकर छुप गया जहाँ पर शायद वो आत्मा उसे ढूंढ नहीं सकती थी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर बाद जब ऐश को लगा कि वो आत्मा यहाँ से जा चुकी है तब वो एक छोटे बंकर से बाहर निकलता है। अब ऐश जब बाहर निकलता है तब उसने देखा कि पियानो तो अपने आप ही बज रहे हैं, लेकिन इस प्यारी सी धुन को सुनकर ऐश को लिंडा की याद आने लगी। वो तो उसे बहुत ही ज्यादा मिस करने लगता है। बट तभी जंगल के अंदर जहाँ पर ऐश ने लिंडा की डेड बॉडी को दफनाया था वो अचानक से जिंदा होकर नाचने लग जाती है। लिंडा तो ऐश को भी बुला रही थी उसके पास आकर डांस करने के लिए, लेकिन ये मोमेंट ऐश को काफी ज्यादा डरा देने
देने वाला था। लेकिन जब ऐश ने अपनी आंखें खोली तब पता चलता है कि वो कोई विजन देख रहा था जिसमें कि लिंडा उसे वापस जिंदा होते हुए दिखाई दे रही थी। पर अब जैसे ही वो होश में आता है, ऊपर की तरफ से लिंडा का कटा हुआ सर उसके गोद में गिरता है। वो लिंडा का सर पूरी तरीके से उस बुरी आत्मा के कब्जे में था जो अब ऐश के हाथ पर बुरी तरीके से काट लेती है। ऐश उसे छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन वो नाकामयाब होता है। ऐश का हाथ मानो उसकी जान होती है और वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगा था। बट अब ऐश लिंडा का सर जिसे कि शैतान कंट्रोल कर रहा था उसे लेकर अपने गैराज में आ जाता है और सर को एक मशीन के अंदर फंसा देता है। इतनी मुश्किलों के बाद जाकर शैतान ने ऐश का हाथ छोड़ा था। अब यहाँ ऐश कोई औजार ढूंढने लगा होता है जिससे कि वो इस सर को पूरी तरीके से खत्म कर सके। ऐश को याद था कि वहाँ पर एक चेनसॉ मशीन होती है लेकिन अब वो गायब हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजा खोलकर लिंडा की बाकी बॉडी सामने आती है जिनके हाथ में चेनसॉ मशीन थी, यानी कि वो आत्मा हर तरीके से ऐश को मारने की कोशिश कर रही होती है। ऐश अब तुरंत ही लिंडा की बॉडी से वो चेनसॉ मशीन लेता है और उसे आधे भाग में काट देता है। फिलहाल के लिए ऐश ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि ये उसकी लवर लिंडा की बॉडी है। उसे तो सिर्फ अपनी जान बचानी थी और यहाँ से बाहर निकलना था। पूरी बॉडी को खत्म करने के बाद ऐश ने चेनसॉ मशीन निकाली और अब उस सर को आधा करने के लिए चला गया। बट ये आत्मा जिसे कि डेड आइज भी कहा जाता था वो सिर्फ डरा कर नहीं बल्कि ऐश को मेंटली तरीके से भी टॉर्चर कर रही होती है। उस समय बुरी आत्मा ने लिंडा की आवाज में ये कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, जिससे कि ऐश थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। पर अब थोड़ी देर के अंदर वो आत्मा वापस से आ गई थी उसके शरीर में। इसीलिए अब ऐश तुरंत ही चेनसॉ मशीन को ऑन करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। वो तो अब सीधा घर के अंदर भाग आया था और उसने अपने हाथ में एक शॉटगन ले ली होती है क्योंकि अब वो इस आत्मा से चेनसॉ मशीन से नहीं लड़ सकता था। ऐश जब गन लेकर थोड़ा आगे बढ़ा तभी उसे एक मिरर दिखाई देता है जिसमें कि जब वो थोड़ी देर तक देख रहा था तब उसकी शैडो मिरर से बाहर निकलकर उसका गला दबाने लग गई थी। लेकिन अगले मोमेंट में पता चलता है कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं बल्कि ऐश खुद के हाथ से ही अपना गला दबा रहा था। दरअसल लिंडा के सर ने जब ऐश के हाथ पर काट लिया था तब वो ऐश का हाथ बुरी आत्मा के कांटेक्ट में आने की वजह से पूरा पॉसेस्ड हो गया और अब ऐश अपने हाथ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता जो उसे मारने की लगातार कोशिश कर रहा होता है। अब हमें यहाँ जंगल की दूसरी तरफ प्रोफेसर रेमंड की बेटी एनी और उसका बॉयफ्रेंड एडी दिखाया जाता है। दरअसल एनी उन्हीं गुफाओं में गई थी जहाँ पर ये बुक मिली होती है। उस जगह पर उसे बुक के और भी सारे पेजेस मिले थे, इसीलिए अब एनी और एडी प्रोफेसर रेमंड के पास जा रहे थे इन सारी बुक के पेजेस का अनुवाद करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो दोनों ब्रिज के पास पहुंचते हैं तो पता चला कि ब्रिज तो पूरी तरीके से टूटी हुई है और उन्हें तो यही एक रास्ता पता था जंगल की दूसरी तरफ जाने का। तभी वहाँ जैक नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ होता है। वो एनी और एडी से कह रहा था कि मुझे एक पैदल रास्ता पता है जहाँ से हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इसके बदले एनी को उसे $100 देने पड़ेंगे। एनी और एडी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एनी जैक को कहती है कि तुम्हें हमारे सारे सामान को भी उठा कर लेकर चलना होगा। जैक को लग रहा था कि एनी के पास एक बैग के सिवा और क्या सामान ही होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि जैक को एक बहुत ही बड़ा ब्रीफकेस उठाने के लिए दे दिया गया था जो काफी ज्यादा भारी था। जैक की तो थोड़ी ही देर में हालत खराब हो जाती है। यहाँ घर के अंदर ऐश बुरी तरीके से अपने पॉसेस्ड हुए हाथ से जूझ रहा था। वो अपना हाथ धोने के लिए आता है तो शैतान ने जिस तरीके से उसके हाथ को कंट्रोल किया था वो सारी प्लेट्स उठाकर ऐश के सर पे मारता जा रहा था। ऐश की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसके सर से भी खून निकल रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐश की जान तो वो पॉसेस्ड हुआ हाथ ही ले सकता है। अब ऐश का पॉसेस्ड हुआ हैंड एक चाकू की तरफ बढ़ते जा रहा था जिससे कि वो ऐश को मार सके। वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो ऐश की पूरी बॉडी को अकेले ही कंट्रोल कर ले रहा था, लेकिन इससे पहले वो चाकू उठाता ऐश दूसरे चाकू से अपने हाथ पर ही वार कर देता है और अब ऐश पास ही में पड़े हुए चेनसॉ मशीन को लेकर चालू करता है और ना चाहते हुए भी अपने शैतानी हाथ को काट कर बॉडी से अलग कर देता है। भले ही वो शैतानी हाथ ऐश की बॉडी से अलग हो चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी जान होती है। अब हम इस हाथ को मिस्टर हैंड बुलाएंगे। मिस्टर हैंड तो अब आगे चलता ही जा रहा था। हालांकि ऐश ने उसके ऊपर एक बाल्टी रख दी होती है, लेकिन मिस्टर हैंड थोड़ी किसी का वेट करता। वो तो वहाँ से तुरंत ही भाग गया था। वो तो वहाँ से तुरंत ही एक चूहे की बिल में से दूर भाग गया था। लेकिन आगे जाकर मिस्टर हैंड चूहेदानी में फंस जाता है जिसका दर्द अभी भी ऐश को हो रहा था। ऐश अब शॉटगन लेकर मिस्टर हैंड को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। वो लगातार गोलियां चलाते ही जा रहा था, पर तभी दीवार में छेद होने पर उसमें से कई सारा खून बाहर निकलने लगता है। लेकिन अगले ही मोमेंट में वो सारी चीजें एकदम से साफ हो चुकी थी। ऐश को ये सारे विजन्स एकदम अजीब तरीके से आ रहे थे। वो जैसे ही ये कुर्सी पर बैठने जाता है तभी वो कुर्सी टूट चुकी थी।
और अब दीवार पे लगे हुए जानवर की फोटोज उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। घर के अंदर मौजूद सारी चीजें और बुक्स जैसे कि ऐश के ऊपर हंस रहे थे। घर के अंदर मौजूद सारे इंस्ट्रूमेंट, सामान और बुक्स ऐश के ऊपर मानो हंस रहे थे। ऐश की भी दिमागी हालत एकदम से खराब हो जाती है और वो भी खड़ा होकर हंसने लगता है। वो तो एकदम पागल होकर नाचने लगा था। तभी ऐश को दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी, इसीलिए वो अपनी शॉट गन से लगातार वहां फायर करता है। अब घर की सारी चीजें अपने आप ही नॉर्मल हो गई थी। दरवाजा खोलने पर यह पता चला कि उस जगह पर एनी और एडी मौजूद थे। जैक की गर्लफ्रेंड को तो गोली छू कर गई थी। एनी और एडी तुरंत ही घर में आकर ऐश को पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। उन्हें तो ऐश पूरी तरीके से पागल लग रहा था। अब एनी घर के अंदर अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। एनी को तो सिर्फ एक चेनसॉ मशीन दिखाई दे रही थी जिसके चारों तरफ खून पड़ा हुआ होता है। एनी और एडी को लगने लगा था कि ऐश ही वो शख्स है जिसने कि उसके पेरेंट्स की जान ली थी। इसीलिए अब ऐश को पूरी तरीके से पागल समझकर वो लोग उसे एक बंकर में बंद कर देते हैं, जिससे कि वो बाहर ना निकल के किसी को चोट ना पहुंचा सके। अब वो दोनों पूरे घर की तलाशी ले रहे थे। एनी अब उस टेप रिकॉर्डर के पास पहुंच गई थी जो उसे प्ले कर देती है। वहाँ पर उसके फादर प्रोफेसर रेमंड ने एक मैसेज छोड़ा था जिसमें कि वो बता रहे थे कि मैंने भी एक समय पर गलती से ये सारे मंत्र पढ़ लिए होते हैं और फिर डेड आई नाम की एक बुरी आत्मा मेरे वाइफ के बॉडी में इंटर कर गई थी। एनी और उसके फादर को पता था कि इन आत्माओं को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पॉसेस्ड हुए आदमी की बॉडी को काट कर फेंकना रहता था, जिससे कि वो आत्मा उनकी बॉडी में ही अलग अलग जगहों पर रहे। लेकिन एनी के फादर प्रोफेसर रेमंड अपनी वाइफ को मार ही नहीं सके, इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि एनी की मदर को बेसमेंट के अंदर कैद करके रख दिया। तभी उन्हें पता चला कि उन लोगों ने तो ऐश को भी बेसमेंट के अंदर रखा है। ऐश के सामने अब रेमंड की वाइफ आ चुकी थी जो पूरी तरीके से शैतान में कन्वर्ट हो चुकी होती है। वो तो कई दिनों से भूखी थी, इसीलिए ऐश की तरफ झपट्टा मारती है उसे खाने के लिए। लेकिन इससे पहले एनी और एडी ने ऐश को दरवाजा खोलकर बाहर निकाल लिया था। रेमंड की वाइफ जो कि पूरी तरीके से पॉसेस थी एक शैतान से, वो भी बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन ऐश ने इससे पहले पूरा दरवाजा ही बंद कर दिया और उसका मुंह उसके अंदर फंस गया। वो बुरी आत्मा जिसने की रेमंड की वाइफ को पॉसेस किया होता है, उसका आंख निकलकर डायरेक्टली जैक की गर्लफ्रेंड बॉबी के मुंह के अंदर चला गया था। लेकिन जब तक वो बेसमेंट में फंसी हुई है तब तक वो लोग सेफ हैं। अब यहाँ ऐश एनी और एडी को बता रहा था कि जंगल में हमें और ज्यादा खतरा होगा, इसीलिए हमें इस जगह से बाहर निकलने के लिए सिर्फ सुबह का टाइम देखना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय वो आत्मा इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होती। अब थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर रेमंड की वाइफ अपने असली फॉर्म में आ चुकी थी और वो बंकर में से झांक कर एक लोरी गाने लगती है। ये लोरी एनी बचपन में बहुत ज्यादा सुना करती थी, इसीलिए अब एनी उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाने लगी थी। तभी ऐश उसे रोक लेता है, क्योंकि ये सारी चीजें वो बुरी आत्मा कर रही थी अपने पास किसी को बुलाने के लिए, और अगर जो भी उसके करीब जाएगा तो वो उसे भी पोसेस कर लेगी। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब एनी का बॉयफ्रेंड एडी उस आत्मा से पूरी तरीके से प्रोसेस्ड हो जाता है। एडी का तो पूरा शरीर एक शैतान के जैसा कन्वर्ट हो चुका था। वो तो हवा में उड़ने लगता है और सभी को बुरा भला कहता है। और अब एडी के अंदर मौजूद वो बुरी आत्मा जैक की गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसका बाल नोचने लगा था। जैक की गर्लफ्रेंड बॉबी बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग गई थी, पर तब तक ऐश एक कुल्हाड़ी लेकर आ गया था जिसने की एडी की पूरी बॉडी को काट दिया होता है, क्योंकि यही एक रास्ता था प्रोसेस किए गए आत्मा को खत्म करने का। एनी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो प्यार करती थी वो तो अब उसके सामने ही मर चुका है। अब जब बचे हुए 4 लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ एनी के फादर यानी कि प्रोफेसर रेमंड की आत्मा आ चुकी थी। दरअसल प्रोफेसर रेमंड की वाइफ को जब आत्मा ने प्रोसेस किया था तब उन्होंने जानबूझकर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बुरी आत्मा उसकी बॉडी को भी प्रोसेस करे। अब प्रोफेसर रेमंड की आत्मा उन्हें गाइड करती है कि कैसे इस बुरी आत्मा को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। वो अपनी बेटी एनी से कह रही थी कि तुमने जो वो बुक के बाकी पेजेस लेकर आए हैं उसे किसी भी तरीके से अनुवाद करके पढ़ना होगा और उन्हीं मंत्रों की वजह से उस बुरी आत्मा को खत्म किया जा सकता था। ये सारी चीजें कहने के बाद रेमंड की अच्छी आत्मा गायब हो जाती है। अब यहाँ जैक की गर्लफ्रेंड बॉबी कह रही थी कि तुमने मेरा हाथ इतनी तेजी से क्यों पकड़ा है। जैक ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ा ही नहीं है। जब बॉबी अपना हाथ देखती है तो वहाँ पर मिस्टर हैंड चिपका हुआ था जो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। हालांकि सभी लोग मिस्टर हैंड को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर बॉबी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागने लगी थी।
अब यहाँ पेड़ और उसकी टहनियां पूरी तरीके से जिंदा हो चुकी थीं, जिन्होंने बॉबी को पूरी तरीके से जकड़ लिया होता है। बॉबी चाहकर भी अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रही थी और अब वो सारी पेड़ की टहनियां बॉबी को घसीटते हुए पूरा जंगल घुमाते रहती हैं। बॉबी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सामने एक पेड़ आने की वजह से जब वो उससे टकराती है तब उसकी पूरी बॉडी चकनाचूर हो चुकी थी। यानी कि यहाँ बॉबी का भी अंत हो जाता है। वहीं घर के अंदर जैक अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि बॉबी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में था कि वो ठीक भी है कि नहीं, बट ऐश एकदम सख्त होकर कहता है कि अगर बॉबी जंगल में गई है तो वो बच नहीं पाएगी, उसके बारे में सोचना तुम बंद ही कर दो। अब ऐश एनी के साथ वो बची हुई किताब की बुक निकालता है जिसे कि वो सब पढ़ने लगे थे। एनी को बुक के अंदर 2 मंत्र मिलते हैं जिससे कि इस आत्मा को खत्म किया जा सकता था। लेकिन इन सारी चीजों से पहले वो एक इमेज देख रहे थे जिसमें कि एक ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए आदमी खड़ा होता है और उसके हाथ में चेनसॉ मशीन थी। बहुत साल पहले ये आत्मा इसी तरीके से कई लोगों को परेशान किया करती, लेकिन ये आदमी फरिश्ता बनकर उन सभी लोगों को बचाने आया और आत्मा को खत्म कर दिया। अब किताब के पेजेस के आगे बढ़ने पर उसमें सबसे पहला मंत्र लिखा गया था जिसे पढ़ने के बाद वो बुरी आत्मा एक इंसानी मीट यानी कि बॉडी के अंदर समा जाएगी और फिर वो उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। दूसरा मंत्र पढ़ने पर वहाँ स्पेस और टाइम में एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा और ये पोर्टल उस बुरी आत्मा जो कि अब इंसान के बॉडी में मौजूद होगी उसे अपने अंदर खींचकर एक दूसरे डायमेंशन में लेकर चली जाएगी, जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए बुरी आत्मा का खात्मा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर एक शॉटगन उठाता है और एनी और ऐश के ऊपर पॉइंट कर देता है। जैक ने तो एनी से वो पेपर्स भी ले लिए थे जिसमें कि मंत्र लिखे गए हैं। वो कह रहा था कि तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा जंगल के अंदर जिससे कि हम बॉबी को ढूंढ कर लेकर आए। जैक ने तो मंत्र के सारे पेपर्स बंकर के अंदर डाल दिए थे जिसके अंदर रेमंड की वाइफ की बुरी आत्मा मौजूद थी। यानी कि अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण एनी और ऐश को उसके साथ जंगल में जाना ही पड़ेगा। जैक तो बॉबी का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बॉबी तो नहीं लेकिन वो बुरी आत्मा एक्टिवेट हो चुकी थी जो लगातार उनकी तरफ आते रहती है। वो बुरी आत्मा तुरंत ही वहां आकर ऐश को पोसेस कर लेती है। ऐश अब कन्वर्ट हो चुका था इविल ऐश के अंदर। इविल ऐश ने तो तुरंत ही जैक को उठाया और उसे बुरी तरीके से मारने लगा। एनी ये डरावनी चीजें देखकर डायरेक्टली घर के अंदर भाग जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इविल ऐश एनी को कह रहा था कि तुम कहीं न जाकर हमारे साथ कंबाइन हो जाओ जिससे कि हम सब पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे। लेकिन एनी उस इविल की बातों में नहीं आती और अंदर जाकर एक डैगर अपने हाथ में ले लेती है प्रोटेक्शन के लिए। एनी दरवाजे के कोने पर ही हथियार लेकर छुपी हुई थी जिससे कि जब वो आत्मा आए तब वो उसे जान से मार दे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, इसीलिए अब एनी ने बिना कुछ सोचे समझे डैगर को उठाया और उसे मार दिया। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर कोई आत्मा नहीं बल्कि जैक मौजूद था जिसके बॉडी में अब डैगर घुस चुका होता है। एनी तुरंत ही उसके बॉडी से डैगर निकालती है और उसे घसीटते हुए अंदर लेकर आती है। जैक अभी भी होश में था, लेकिन एनी की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो जैक को घसीटते हुए बंकर के काफी क्लोज लेकर आ गई होती है। अगले ही मोमेंट में बंकर के अंदर से रेमंड की वाइफ की आत्मा निकली और जैक की बॉडी को अंदर खींचकर उसे पूरा खाने लगी। एनी तो अब पूरी तरीके से मजबूर थी कंडीशन के सामने। अब दरवाजा खुला होने के कारण वहाँ डेविल ऐश अंदर घुस गया था जो एनी को एकदम बेरहमी तरीके से पकड़कर चारों तरफ फेंक कर मार रहा होता है। तभी ऐश को नीचे गिरा हुआ लिंडा का एक नेकलेस मिला था जो उसी ने दिया होता है और वो नेकलेस देखकर ऐश को अपने बॉडी पर कंट्रोल आने लगा, यानी कि वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका होता है। बट एनी यहाँ पर समझ रही थी कि ऐश अभी भी उस डेविल आत्मा से पॉसेस्ड है, इसीलिए वो लगातार उसके ऊपर हमला करते जा रही थी। बाद में ऐश अच्छी तरीके से एनी को समझाता है कि वो नॉर्मल हो चुका है। अब यहाँ पर वो दोनों सही सलामत तो थे, लेकिन उन्हें बेसमेंट के अंदर से पेपर्स तो लाने ही होंगे जिसके अंदर मंत्र लिखे थे। लेकिन दोनों को ही पता था कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ एनी और ऐश ने एक प्लान बनाया आत्मा से लड़ने के लिए। उन दोनों ने चेनसॉ मशीन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ऐश के कटे हुए हाथ पर ज्वाइन कर दिया। देखने पर तो ऐश अब पूरा चेनसॉ मैन की तरह लग रहा था। अब ऐश धीरे धीरे चेनसॉ मशीन को लेकर बेसमेंट के अंदर जाने लगता है। चारों तरफ देखने पर उसे फिलहाल के लिए तो रेमंड की वाइफ की आत्मा दिखाई नहीं देती, इसीलिए अब ऐश ने तुरंत ही मंत्रों के पेपर्स उठाकर एनी को दे दिया होता है। उस जगह पर तो जैक के कंकाल भी मौजूद थे
अब ऐश धीरे धीरे जैसे ही सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाने लगा, तभी रेमंड की वाइफ की इविल बॉडी उसके ऊपर हमला कर देती है। उसने ऐश को तुरंत ही खींचना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो उसे काफी ज्यादा डैमेज दे रही होती है। ऐश को मौका ही नहीं मिलता अपने हाथ पर बने हुए चेनसॉ मशीन की यूज करके उस पर हमला करने का। इसीलिए अब एनी उन पेपर्स को लेकर पहले मंत्र को पढ़ने लग गई थी। वो जैसे ही मंत्र पढ़ने का शुरुआत करती है, तभी रेमंड की वाइफ के अंदर मौजूद ईवल उसके ऊपर भी हमला करने आ गई थी। वो तो एनी का लगातार बाल पकड़ के उसे मार रही होती है, लेकिन ऐश ने भी अब उसे पकड़कर बेसमेंट के अंदर खींच लिया था। यहाँ पर अब हमें उस इविल का एक असली चेहरा दिखाई देता है और अब रेमंड की वाइफ की बॉडी एक बहुत ही बड़े शरीर में कन्वर्ट हो गई थी। उसका गला बड़ा होकर एक सांप जैसा बन जाता है। तभी अचानक एनी ने एक बहुत ही प्यारा सा गाना गाया जो वो अपनी मॉम के साथ गाया करती थी। ये सुनने के बाद उस एविल का ध्यान एनी की तरफ गया और सुनहरा मौका मिलने पर ऐश ने अपनी चेनसॉ मशीन ऑन की और फिर इविल रेमंड की वाइफ का गला ही काट दिया। हालांकि इन सारी चीजों के बाद भी उसका सर जिंदा होता है, पर ऐश ने इस बार कोई भी गलती ना करते हुए शॉटगन की मदद से उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। बाहर आने पर वो एनी को अपने गले से लगाता है कि वो अभी जिंदा है। पर यहाँ सारी चीजें खत्म नहीं हुई थीं। अचानक से आसपास के सारे पेड़ पौधे उस घर को पूरी तरीके से तबाह करने लग जाते हैं। एनी और ऐश तो अपने आप को किसी तरीके से बचा रहे थे। एनी ने जो पहला मंत्र पढ़ा होता है, उसकी वजह से जो मेन डेविल आत्मा थी वो अब घर के अंदर आ जाती है। एनी ने तो पेपर्स पर लिखे हुए उस दूसरे मंत्र को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी अचानक पीछे से किसी ने डैगर लेके आकर एनी की बॉडी में घुसा दिया था। वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हैंड होता है। लेकिन एनी तभी भी हार नहीं मानती और बचे हुए मंत्र को पढ़ने लग जाती है। वहाँ पर वो डेविल की आत्मा लगातार ऐश को खाने के लिए अपने पास लेकर आ रही थी, पर तब तक एनी ने वो दूसरा मंत्र भी पढ़ दिया था, जिससे कि आसमान में एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन हो जाता है। उस पोर्टल के अंदर सारी चीजें खींची चली जा रही थी। देखते ही देखते वो खतरनाक बुरी आत्मा भी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। ऐश अब एनी के पास आ जाता है, जिसके बॉडी में डैगर घुसने की वजह से वो मरने की हालत में थी। वो जब तक एनी को बचाता तब तक पोर्टल के अंदर का सक्शन ज्यादा होने के कारण ऐश भी उसके अंदर खींचा चला जाता है। ऐश तो लगातार ट्रैवल करते हुए एक ऐसी जगह पर गिरा था जहाँ बहुत सारे एंशिएंट सैनिक उसे देख रहे होते हैं। दरअसल ऐश उस पोर्टल की मदद से 1300 एडी में पहुंच चुका था। वहाँ मौजूद सैनिक ऐश को एक खतरनाक आत्मा समझ रहे थे, इसीलिए वो उसे मारने जाते हैं। तभी अचानक आसमान में से खतरनाक डेड आई वाली आत्मा बर्ड के रूप में आ जाती है, जिससे कि सारे सिपाही डर कर भागने लगे थे। लेकिन ऐश उससे डरता नहीं और अपनी शॉटगन निकालकर उसे डायरेक्टली शूट कर देता है। वो डेड आई वाली आत्मा तो तुरंत ही खत्म हो गई थी। सारे सिपाही ऐश की इस बहादुरी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। उनमें से एक आदमी कहता है कि ये हमारा फरिश्ता है। सभी लोग ऐश की जय जयकार करने लगे होते हैं। ऐश भी समझ चुका था कि अब तो वो यहाँ से जा नहीं सकता, तो उसे यहीं पर रुककर इन सभी लोगों के साथ रहना पड़ेगा। वो भी अपने चेनसॉ को ऊपर कर लेता है और यही सेम सीन हमने उस बुक के पेजेस पर देखा था, जिसमें कि ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए आदमी चेनसॉ मशीन ऊपर उठाकर सभी को मोटिवेट कर रहा है। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।